हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन में आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGP4 गांधी का राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है MGP4 की जो सेकंड वीडियो है खंड सेकंड की, उसके बारे में बात करेंगे। खंड सेकंड का जो 6 क्वेश्चन है वह है उदारवाद पर गांधी जी के विचारों पर चर्चा की। तो गांधी जी ने उदारवाद की विचारधारा को अपने विचारों में समाहित किया। गांधी जी के उदारवादी विचार क्या है, उसका पहला पॉइंट हेडिंग है व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। गांधी जी मानते थे कि हर व्यक्ति को अपनी सोच, आस्था और जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर यह सिद्ध किया। सेकंड विचार है अहिंसा के माध्यम से अधिकारों की रक्षा। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के माध्यम से हम अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार अगर हमें अपने परिवार, अपने अधिकार चाहिए तो हमें हिंसा का रास्ता नहीं बल्कि प्रेम, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंसा का समर्थन करते हैं और असत्य का मार्ग पकड़ते हैं तो हमारे अधिकारों की रक्षा बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से अधिकारों की रक्षा पर बल दिया। तीसरा है सरल जीवन और उच्च विचार। गांधी जी के उदारवादी विचारों में काफ़ी सरल जीवन और उच्च विचार का समर्थन या छाप देखने को मिलती है। गांधी जी ने विलासिता के खिलाफ आवाज़ उठाई। वे मानते थे कि एक उदार समाज तभी बन सकता है जब लोग अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखेंगे, जिससे हमारे समाज में शांति और सत्य का माहौल बनेगा। इसलिए गांधी जी ने सरल जीवन और उच्च विचार पर बल दिया। चौथा है सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। गांधी जी ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि सब धर्मों का आदर करना ही सच्चा उदारवाद है। पांचवा है ग्राम स्वराज्य की कल्पना। गांधी जी ने छोटे छोटे गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की बात की। गांधी जी मानते थे कि लोगों को सत्ता और निर्णयों में भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे वो अपना विकास कर सके। छठा है न्याय और समानता। गांधी जी सामाजिक अन्याय, छुआछूत और जात पात के सख्त विरोधी थे। उन्होंने कहा कि सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। फिफ्थ है नैतिकता और आत्मबल। गांधी जी का उदारवाद केवल कानून या संविधान तक ही सीमित नहीं था, वे आत्मिक बल और नैतिक मूल्यों पर भी आधारित था। आठवां है स्वराज्य का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं, आत्मनिर्भरता भी है। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं प्राप्त करना है, बल्कि व्यक्ति और समाज को आत्मनिर्भर बनाना भी है। तो ये हमने जो पढ़े, ये उदारवाद पर गांधी जी के विचार पढ़े। अब 7 क्वेश्चन है फांसीवाद पर गांधी जी के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या। तो गांधी जी ने फांसीवाद पर क्या विचार दिए। वास्तव में गांधी जी जो थे वो फांसीवादी विचारधारा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। फांसीवाद एक ऐसी तानाशाही विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति और लोकतंत्र का दमन होता है, क्योंकि फांसीवाद में लोगों के अधिकारों को छीना जाता है और यहाँ पर लोकतंत्र का यानी जनता के अधिकारों का दमन भी किया जाता है। इसमें राष्ट्र, सेना और नेता को सर्वोच्च माना जाता है और सारी जो शक्ति होती है वो केंद्र के पास, शासक के पास होती है। महात्मा गांधी जी जो अहिंसा, सत्य और मानव अधिकार के समर्थक थे, फांसीवाद के सख्त विरोधी थे। उन्होंने हिंसा और तानाशाही के विरुद्ध अपने नैतिक और शांतिपूर्ण विचारों के माध्यम से फांसीवादी विचारधारा को चुनौती दी। इस तरह से गांधी जी ने फांसीवादी विचारधारा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। फांसीवाद पर गांधी जी के विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण। पहला पॉइंट है गांधी जी फांसीवाद के कट्टर विरोधी थे और ये बिल्कुल भी किसी भी हाल में फांसीवाद को स्वीकार नहीं करते थे। वे हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेताओं की तानाशाही को मानवता के लिए खतरा मानते थे, क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जर्मनी और इटली में काफी नरसंहार करा। सेकंड है फांसीवादी शासन में व्यक्ति की आजादी नहीं होती और इस शासन व्यवस्था में लोगों के अधिकारों को छीना जाता है और लोगों को कम से कम अधिकार देकर सारे अधिकार सत्ताधारी अपने पास रखता है। गांधी जी मानते थे कि हर इंसान को सोचने, बोलने और कार्य करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है गांधी जी का मानना था कि सच्चाई और नैतिकता किसी भी सत्ता से बड़ी होती है।
कोई सत्ताधारी जो होता है वो जनता के द्वारा चुना गया होता है, इसलिए सत्ता बड़ी नहीं बल्कि सच्चाई और नैतिकता सत्ता से ज्यादा बड़ी है, ये गांधी जी मानते थे। फांसीवादी नेता डर और झूठ फैलाकर शासन करते थे, ये गांधी जी का मानना था। पांचवा है फांसीवाद हिंसा और बल प्रयोग पर आधारित था, जबकि गांधी जी का जीवन दर्शन और अहिंसा था। फांसीवाद हिंसा को बढ़ावा देती है, इसलिए गांधी जी हिंसा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए फांसीवाद का उन्होंने विरोध किया और गांधी जी के विचार यानी जीवन दर्शन में अहिंसा की छाप देखने को मिलती है। पांचवा पॉइंट है, गांधी जी ने यूरोप के फांसीवाद को केवल एक देश की समस्या नहीं माना बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा माना, इसलिए गांधी जी ने फांसीवाद का घोर विरोध किया। अब ये आठवां क्वेश्चन है, सत्याग्रह की गांधीवादी तकनीकों की व्याख्या कीजिए। वास्तव में सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया एक शांतिपूर्ण संघर्ष का तरीका था। इनका मानना था कि आप सत्य के राह पर चलकर ही आप अपना विकास कर सकते हो और शांतिपूर्ण आचरण कर सकते हो, इसमें कोई हिंसा नहीं होती। गांधी जी मानते थे अगर किसी सरकार या व्यक्ति द्वारा अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध सत्य यानी सच और अहिंसा के रास्ते से ही किया जाना चाहिए और हमें किसी प्रकार की कोई हिंसा या असामाजिक मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। गांधी जी सत्याग्रह को मानते थे। गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए अनुशासन डिसिप्लिन को माना। इनका मानना था कि सत्याग्रह केवल आप अनुशासन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। सत्याग्रह की गांधीवादी तकनीक पहला है अहिंसा। सत्याग्रह को प्राप्त करने के लिए अहिंसा जरूरी है, किसी भी हालत में हिंसा नहीं करना और दुश्मन को भी प्रेम से जवाब देना ही अहिंसा कहलाती है। सत्याग्रह दूसरी तकनीक है सत्याग्रह हमेशा सच बोलना और सच के लिए लड़ना तथा अन्याय के खिलाफ खड़े रहना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। गांधी जी सत्याग्रह के लिए इसको अपना हथियार मानते थे। तीसरा है असहयोग आंदोलन, अन्याय करने वाली सरकार या संस्था से सहयोग बंद कर देना, जैसे सरकारी नौकरी छोड़ना, विदेशी सामान का बहिष्कार करना जैसे तत्व हमारे असहयोग आंदोलन में आते हैं और यह असहयोग आंदोलन हमारे सत्याग्रह का एक तकनीक मार्ग है। चौथा है नागरिक अविज्ञा। गांधी जी की तकनीक है सत्याग्रह को प्राप्त करने के लिए नागरिक अविज्ञा, गलत कानूनों को शांतिपूर्ण ना मानना, जैसे गांधी जी का नमक कानून तोड़ना। यानी गांधी जी ने बोला कि अगर नागरिक अविज्ञा वह होता है जब अगर सरकार ने कोई कानून बनाया अगर वो गलत कानून है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानना चाहिए बल्कि उसका हमें विरोध करना चाहिए, जैसे गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर करा था। पांचवा है उपवास। गांधी जी ने सत्याग्रह को प्राप्त करने का तकनीक जो पांचवी बताई वो उपवास की बताई। अन्याय के विरोध में खाना छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताना, और ये आत्मशुद्धि और नैतिक दबाव का तरीका होता है। उपवास भी हमारे सत्याग्रह को प्राप्त करता है। छठा है स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी के अनुसार विदेशी वस्त्रों और चीजों का बहिष्कार करना तथा देशी चीजों का उपयोग करना भी हमारा स्वदेशी आंदोलन में आता है। सातवीं तकनीक है आत्मबल और संयम। गांधी जी हमेशा आत्मबल और संयम पर विश्वास रखते थे। इन्होंने कहा अपने आप को भीतर से मजबूत करना चाहिए और गुस्सा, नफरत या बदले की भावना को छोड़ देना चाहिए। ये हमारे सत्याग्रह की अवधारणा की तकनीक थी जो हमें सत्याग्रह को और देश में अपने हक को प्राप्त कर सकते हैं इन तकनीकों के माध्यम से। 9 क्वेश्चन है गांधी जी के संघर्ष समाधान के सिद्धांत की रूपरेखा क्या है। तो गांधी जी हमेशा जितने भी संघर्ष है उसके समाधान के सिद्धांत को स्वीकार करा। उन्होंने बोला कि समाज में जितने भी संघर्ष होते हैं उसे हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही हम उसका समाधान कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार संघर्ष समाधान एक ऐसा अहिंसक उपाय है जिससे प्रतिद्वंदी समूह में वाद विवाद को समाप्त करके स्थायी संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। गांधी जी का मानना है कि जितने भी प्रतिद्वंदी समूह में जितना भी वाद विवाद हो उसे हम संघर्ष समाधान के सिद्धांत को अपनाकर उस वाद विवाद को हम बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। संघर्ष समाधान के तरीकों में गांधी जी के सत्याग्रह की तकनीक को स्वीकार किया गया, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया, जो अहिंसा, न्याय, नैतिक आत्मपीड़न तथा आध्यात्मिक के सिद्धांतों पर आधारित है। गांधी जी ने हर स्थिति के लिए सत्याग्रह के तरीकों को उपयोगी बताया है और ऐसा है भी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके पश्चात उन्होंने समय समय पर इस उपकरण का प्रयोग करके समस्याओं का निपटारा किया। सत्याग्रह में हड़ताल, भूख हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन,
रचनात्मक कार्य आदि तकनीकें शामिल होती है और इन सभी तकनीकों के माध्यम से ही हम किसी भी संघर्ष को आसानी से उसका समाधान कर सकते हैं। तो गांधी जी के संघर्ष समाधान के सिद्धांत 5 कौन कौन से हैं? पहला है, गांधी जी का मानना था कि हर संघर्ष में सच सबसे ताकतवर हथियार है और कोई भी हल निकलते समय सच का साथ देना जरूरी है। आप सच के मार्ग को, सत्य के मार्ग को बिल्कुल मत छोड़ो, और जब सत्य के मार्ग को आप पकड़े रहोगे, सच्चाई को पकड़े रहोगे, तो आपका संघर्ष जो है, जो भी संघर्ष होगा उसका समाधान आसानी से हो जाएगा। सेकंड है, झगड़े या विवाद को बातचीत से सुलझाना तथा सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे हम संघर्ष समाधान कर सकते हैं। तीसरा है, हिंसा से कोई समस्या नहीं सुलझती, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए और ना ही हिंसा को बढ़ावा देने वाले काम करने चाहिए, और शांति और प्रेम से ही संघर्ष का हल निकाला जा सकता है। तो गांधी जी ने चौथा सिद्धांत ये बताया कि अहिंसक तरीकों से विरोध करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी बात रखना ही हमारा संघर्ष समाधान का सिद्धांत है। पांचवा है, संघर्ष के समय जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए और धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। छठा है, ऐसा हल निकालना जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो और सिर्फ एक की जीत ना हो, दोनों को संतुष्टि मिले। ऐसे जो प्रयास हैं वो हमारे संघर्ष समाधान के सिद्धांत के प्रयास हैं। तो ये हमने बात करी 9 क्वेश्चन की संघर्ष समाधान के बारे में। बात करेंगे 10वां, इसमें 2 शॉर्ट टिप्पणी है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी ली है। इससे पहला है संविधानवाद। जी, संविधानवाद होता क्या है? अब गांधी जी के विचार पढ़ेंगे। गांधी जी मानते थे संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें आम जनता की आवाज शामिल हो, और संविधान जनता के द्वारा लिखा होना चाहिए, और संविधान में जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रावधान भी होना चाहिए। दूसरा है, संविधान सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं होना चाहिए, मतलब संविधान हम केवल कानूनों के लिए नहीं बल्कि उसमें नैतिकता और सच्चाई का भाव भी होना चाहिए। तीसरा है, गांधी जी का संविधानवाद अहिंसा पर आधारित होने, जो संविधान बने वो संविधानवाद जो होना चाहिए अहिंसा पर आधारित, और उन्होंने कहा कि शासन ऐसा हो जो बिना हिंसा के लोगों की सेवा करे। चौथा है, गांधी जी ने हमेशा कहा कि हर व्यक्ति को आज़ादी, समानता और न्याय मिलना चाहिए, संविधान में इन अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। पांचवा है, गांधी जी नहीं चाहते थे कि सारी शक्ति सिर्फ सरकार या नेताओं के हाथ में हो, यानी सारी शक्ति का केंद्रीकरण नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि किसी देश के अंदर जो सरकार या नेता है उसमें पास शक्ति ना होकर बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो चाहिए। शक्तियाँ जो है वो पंचायत यानी हमारे शासन व्यवस्था की जो अभी किरणें होती है, जैसे संस्थाएं होती है, जैसे कि ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला परिषद, इन सब में शक्तियों का विकेंद्रीकरण चाहिए, यानी सशक्त गांव और स्थानीय संस्थाओं की वकालत इन्होंने की है संविधानवाद के विचारों में। अब बात करते हैं बी है, युद्ध यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अनसुलझी समस्या। वास्तव में युद्ध होता क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा देश आपस में लड़ते हैं तो उसे हम युद्ध कहते हैं, और ये लड़ाई सैनिक, राजनीतिक या आर्थिक रूप से भी हो सकती है, तो हमने इसे युद्ध बताया। जैसे अभी इस टाइम यूक्रेन और रूस का युद्ध, ईरान और आपके इजराइल का जो युद्ध है, अभी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इन सभी को हम युद्ध की संज्ञा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जब देश एक दूसरे से व्यापार, दोस्ती, समझौते, शांति या सुरक्षा जैसे मामलों में संपर्क रखते हैं तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो हम मित्रता, भाईचारे के लिए भी बनाते हैं, और ये विदेश नीति के माध्यम से, और विदेश नीति हमारे सिद्धांतों के अनुकूल बनती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अनसुलझी समस्याएं। पहला, सभी देश शांति की बात तो करते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए हथियार बनाते रहते हैं। जब हथियार बनेगा तो युद्ध बढ़ेगा, इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है उलझन या अनसुलझ आएगी। दूसरा है, सुरक्षा के नाम पर युद्ध की तैयारी करते रहते हैं। हम कहते हैं कि हम जो युद्ध, सुरक्षा के नाम पर युद्ध की तैयारी, हम जो युद्ध कर रहे हैं हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी हर बार युद्ध रोक नहीं पाता। हमने यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो करी युद्ध रोकने के लिए, परंतु हम युद्ध नहीं रोक पाते। जैसे कि आपने देखा कि आज मौजूदा वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूएनओ तो है, लेकिन आज ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं रोक पा रहा, और रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रोक पा रहा। इसकी वजह से भी युद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खराब करता है। तो हमने ये MGP 4 के 2024 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा था। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।